Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about elasticity, strain and stress. Elasticity, जब हम किसी स्प्रिंग को आगे खींचेंगे और जब हम उसमें से फोर्स हटा देते हैं, जब उसे हम छोड़ देते तब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और ऐसा जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। हम इलास्टिसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोजेज एनी चेंज इन देयर शेप और साइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट, अगर हम किसी स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचे, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दे तो उसके बाद एक लिमिट के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप वापस रीगेन नहीं कर पाती है और वो लिमिट इलास्टिक लिमिट कहलाती है। हम इलास्टिक लिमिट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अबव विच द बॉडी लूज देयर इलास्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। हर मटेरियल की इलास्टिक लिमिट अलग अलग होती है। इलास्टिक बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म तो हो जाती है, लेकिन जब हम वो फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है। स्टील, रबर, आयरन इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल है। इलास्टिक बॉडी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द बॉडीज विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करें, वो फोर्स के रिमूव होने के बाद भी अपने शेप और साइज़ को रीगेन नहीं कर पाती है। ऐसी बॉडीज़ प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वैक्स, सोप एक्सेट्रा। प्लास्टिक बॉडीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, द बॉडीज़ विच गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड द प्लास्टिक बॉडीज़। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती है। इलास्टिक बॉडीज़ में कुछ ना कुछ प्लास्टिक बॉडी के नेचर रहते हैं और वैसे ही प्लास्टिक बॉडी में भी कुछ ना कुछ इलास्टिक नेचर रहते हैं। प्लास्टिसिटी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाती डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव होने के बाद, वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। हम प्लास्टिसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड एंड द बॉडी इज डिफॉर्म्ड परमानेंटली। ब्रिटल बॉडीज़, अगर हम ग्लास में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसके शेप और साइज में डिफॉर्मेशन, जैसे स्प्रिंग में उसके शेप और साइज में डिफॉर्मेशन होता है, वैसा ना होकर वो ब्रेक हो जाएगा और ऐसी बॉडीज़ ही ब्रिटल बॉडीज़ कहलाती है। हम ब्रिटल बॉडीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रिटल बॉडीज़ आर दोज विच ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। स्ट्रेन, हम जब भी किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन और इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन और ओरिजिनल डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है, इसलिए ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और उसकी लेंथ में चेंज आए तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। लेट, कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और अगर हम उसे एक साइड को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध दें और दूसरे साइड में कोई वेट अप्लाई करें, उसमें फोर्स अप्लाई करें mg, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आए स्मॉल l, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L।
अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो तो वो स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन कहलाते हैं, और अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए उस बॉडी की तो स्ट्रेन कंप्रेशनल स्ट्रेन कहलाता है। वॉल्यूम स्ट्रेन, अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो वो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। Volume strain is equals to change in volume to original volume. The volume strain produced in solids and liquids is very small but it is very large in gases. अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के सरफेस में अप्लाई करें जिसकी वजह से उस बॉडी के वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन उसका शेप में चेंज आ जाए तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? शियर्ड बॉडी। और जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेन कहलाएगा शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी अलोंग इट्स सरफेस इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बट द शेप इज चेंज्ड, देन द बॉडी इज सेड टू बी शियर्ड एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस, जब हम किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में के शेप, साइज और वॉल्यूम में चेंज होगा और बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण उसमें कुछ ना कुछ रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होगा जो उस चेंज को अपोज करेगा, और जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगा तब वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, साइज को रीगेन कर लेगी। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हम स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एंड एफ इज द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, देन रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑल्सो बी एफ एंड हेंस स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, SI unit of stress is Newton per meter square and in CGS system it is Dyne per centimeter square. स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट सेम है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो इंटरनल फोर्स है जो एक्ट करे पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जबकि प्रेशर वो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जब डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के लेंथ के अलोंग एक्ट करे, लेंथ के अलोंग अप्लाई किया जाए तो उस बॉडी की लेंथ में चेंज होगा और इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 टाइप्स के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो तब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ में डिक्रीज हो जाए तब इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। नॉर्मल स्ट्रेस, जब डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली अप्लाइड किया जाए सरफेस में किसी भी बॉडी की तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा और इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। शियरिंग स्ट्रेस, जब डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई किया जाए उस बॉडी में तो उसके शेप में चेंज होगा और इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शियरिंग स्ट्रेस कहलाता है।